सो एज यू नो कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ को कैसे डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और बेस्ड ऑन द फंक्शंस या बेस्ड ऑन ज्योग्राफी। इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जब चेंजेस आती हैं, जब ग्रो कर रहा होता है तो लेयर्स ऐड हो रही होती हैं। समटाइम्स बिजनेसेस डाउन साइज कर रहा होता है, अपने वर्कफोर्स को कम कर रहा होता है। मोस्टली ऐसे होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन रिसेशन में जा रही है या फील कर रही है कि आगे रिसेशन आएगा तो हमारी जो है वो सेल आगे डिक्लाइन कर जाएगी, या चले रिसेशन इकोनॉमी में ना भी हो मगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही और कॉस्ट कटिंग्स आप करना चाहते हैं, तो समटाइम्स पूरी की पूरी लेयर्स को रिमूव कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसको डी लेयरिंग कहा जाता है। तो कई तरीके होते हैं डाउन साइजिंग के, वन ऑफ दोज इज डी लेयरिंग। तो इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग आपकी रिक्वायर्ड है। फिर जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे लाइक दिस वन, यहाँ पे आपको बहुत कुछ नजर आ रहा है कि ऊपर बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, सीईओ है, नीचे सीनियर मैनेजर एचआर, सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन, उसके नीचे मैनेजर्स हैं, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। तो इस तरह करके जब डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। जैसे हायरार्की लेवल्स क्या होते हैं, चेन ऑफ कमांड क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। तो इन्हीं की फिर आगे डिटेल्स, डेलीगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, अथॉरिटी, ट्रस्ट, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ। कुछ लैंग्वेज हम अभी देख लेते हैं और बाकी जाके हम आगे देखेंगे जैसे हम साथ के साथ पढ़ रहे होंगे। नाउ दिस इज द डेफिनेशन of organizational structure, an internal framework of an organization showing how its staff is organized into various levels and the flow of authority in them. तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हाउ द स्टाफ इज ऑर्गेनाइज्ड एट इन वेरियस लेवल्स और जो अथॉरिटी का फ्लो है वो कैसे हो रहा है। तो यही डेफिनेशन आती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। फिर इससे रिलेटेड हम कह रहे थे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक दफा हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो इन टर्मिनोलॉजीज को दोबारा से हम रिविजिट करेंगे, देखेंगे कि हमें कितनी क्लैरिटी है। हायरार्की का मतलब लेवल्स ऑफ अथॉरिटी है। जो अथॉरिटी लेवल्स हमें नजर आ रहे थे कि ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, नीचे सीईओ, नीचे सीनियर मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Span of control by definition is the number of subordinates reporting to one official. अभी हम आगे जाके प्रैक्टिकली इसको स्टडी करेंगे। अथॉरिटी डिफाइन करना हो तो इसके लिए कोई और टर्म इस्तेमाल करनी बजाय कि हम अथॉरिटी कहें, पता तो सबको ही है। पावर की टर्म इस्तेमाल की जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हम कहेंगे द पावर टू कैरी आउट टास्क। एंड विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी which means being held accountable for something. अथॉरिटी दो तरह की हो सकती है। लाइन अथॉरिटी which is the direct authority a boss has over its subordinates, and staff authority जो कि होते बॉसेस ही हैं, सीनियर लोग होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती, इनडायरेक्ट आ रही होती है और आमतौर पे वो आ रही होती ड्यू टू द वेरी फंक्शन। जैसे अकाउंट्स मैनेजर अकाउंटिंग के फंक्शन का रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो प्रोडक्शन में है या मार्केटिंग में है, तो अपने अकाउंटिंग के एंगल से अथॉरिटी एग्जर्ट करेगा ऑन मार्केटिंग, ऑन प्रोडक्शन, ऑन एचआर डिपार्टमेंट। तो उसको हम स्टाफ अथॉरिटी कहते हैं। डेलीगेशन लिटरली इसका मतलब है पासिंग डाउन द अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स। क्योंकि टॉप बॉसेस सब कुछ नहीं कर सकते, तो व्हाट दे डू, दे पास डाउन द अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स। अब हम डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। सबसे जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसको एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर कहा जाता है। एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योर से आ रहा है, एक ओनर, और आमतौर पे इमेजिन कर एक शॉप है, उसके अंदर 3-4 स्टाफ मेंबर हैं। तो एक बॉस होगा जो ओनर है, वो बीच में है, तो स्टाफ 1, स्टाफ 2, 3 एंड 4 सारे उसी को आंसरेबल हैं। ये सेल्समैन होगा, ये कैशियर होगा, ये पीएन होगा, ये एक और पीएन होगा, ये समथिंग लाइक दैट, क्लीनर आप कह दें या जो भी आप कह दें। तो ये इनमें कोई हायरार्की लेवल्स नहीं है, कोई लेवल्स ऑफ अथॉरिटी नहीं है, बस एक ही बॉस है, सारे उसी को रिपोर्ट करें। दैट्स द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो छोटे सेटअप्स के अंदर
इसी लिए इसको एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर कहा जाता है। माँ ठीक है। सो अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, सपोज ये पार्टनरशिप बन रही है, तो हो सकता है कि इसमें दो पार्टनर्स आ गए। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, दोनों की अपनी अपनी डोमेन है। कह सकते हैं ज़ारा, कह सकते हैं सोल ट्रेडर को एंटरप्रेन्योरियल। तो सपोज ये हमारा एक बॉस नंबर वन है, ये आर्किटेक्चरल काम कर रहा होता है और ये मार्केटिंग का काम कर रहा होता है, और इसके पास मार्केटिंग की टीम होती है जो क्लाइंट्स लेके आती है और उनको आर्किटेक्चरल सर्विसेज दूसरा बॉस दे रहा है। सपोज दिस इज अ पार्टनरशिप। तो इन दोनों की अपनी अपनी टीम्स हैं। ये आर्किटेक्चरल स्टाफ है, ये मार्केटिंग का स्टाफ है। मार्केटिंग का स्टाफ आर्किटेक्चरल, चाहे वो बॉस ही सही, चाहे वो पार्टनर ही सही, इसको नहीं रिपोर्ट कर रहा। और इसी तरह आर्किटेक्चरल स्टाफ जो है वो इस ओनर को रिपोर्ट नहीं कर रहा। दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इन दी एंड जो प्रॉफिट होता है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा ग्रो करती है तो बीच में हायरार्की लेवल्स आ जाते हैं, लेवल्स ऑफ अथॉरिटी आ जाते हैं, जिनको फंक्शनल लेवल पे, जिस तरह एचआर, मार्केटिंग, अकाउंट्स, हमारे सामने जो फंक्शनल लेवल पे ये डिवीजन की गई है। समटाइम्स ये डिवीजन रीजनल लेवल पे होती है। यूनिलीवर पाकिस्तान का अपना चार्ट होगा, यूनिलीवर इंडिया का अपना होगा, और यूनिलीवर यूके का अपना होगा। तो रीजनल लेवल पे समटाइम्स यूनिलीवर प्रोडक्ट वाइज, समटाइम्स क्या लाजमी प्रोडक्ट वाइज भी करती है। सर्फ का अलहदा से होगा, लक्स का अलहदा से होगा, डव का अलहदा से होगा, चार्ट अलहदा से टीम होगी, अलहदा से उसको प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उनका सेपरेटली बन रहा होता है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमें बहुत से अथॉरिटी लेवल्स नजर आ रहे हैं, हायरार्की लेवल्स नजर आ रहे हैं। सीईओ का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? सीईओ का स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? हाउ मच? Senior production and SM production and finances. कितना है, मैं पूछ रहा हूँ हम परसेंटेज के बारे में बताना है। नंबर देखें। स्पैन ऑफ कंट्रोल बाय डेफिनेशन आपको बताया द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू वन ऑफिशियल। तो कितने सीईओ ने आगे दो बंदों को रिपोर्ट दी। सीईओ का अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है? हाउ मेनी पीपल आर रिपोर्टिंग टू सीईओ? फोर। तो सीईओ का स्पैन ऑफ कंट्रोल इज फोर। मैनेजर रिक्रूटमेंट का स्पैन ऑफ कंट्रोल इज टू। सीनियर मैनेजर एचआर का स्पैन ऑफ कंट्रोल इज थ्री। मैनेजर ट्रेनिंग का स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वन। तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर देखें तो उनका एक ही आ रहा है, डायरेक्ट चेयरमैन। चेयरमैन उनके सबॉर्डिनेट नहीं है। ये मैं थोड़ा सा इसको फर्दर क्लैरिफाई कर दूं। चेयरमैन बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बॉस है, लेकिन हमने उसको नीचे इसलिए शो किया है बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड मेंबर्स हो सकता है 10, 12, 15 हो। तो सीईओ उन 12-15 लोगों से नहीं हर वक्त बात कर रहा होता, उनके रिप्रेजेंटेटिव चेयरमैन से बात कर रहा होता है। इसलिए हमने चेयरमैन को यहाँ पे हायरार्की लेवल्स के हिसाब से नीचे शो किया, बिकॉज चेयरमैन डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है विद सीईओ। बाय द वे, सीईओ से ऊपर जो है वो ओनर्स है। ऑर्गेनाइजेशन असल में जो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो चेयरमैन के नीचे जो सीईओ है यहाँ से शुरू होता है, ऊपर तो सिर्फ ओनर्स है। अच्छा देखिए जरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं, चूंकि हम मोस्टली बिजनेस में कंपनीज को स्टडी करते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को स्टडी करते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज तो सबको पता ही है। अगर हम यहाँ पे देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज 146 पॉइंट्स नीचे रही। तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं। अब फौजी सीमेंट आप देख लें सपोज। अब फौजी सीमेंट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
इनकी जो शेयर्स की ऑथराइजेशन है वो 2.5 बिलियन शेयर्स की अराउंड है कि ये इशू कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने 860 मिलियन के करीब शेयर्स इशू किए हैं, दैट इज 35%। अब 35% जो शेयर्स इशूड है, इसके अंदर उन्होंने होता ये कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है इनकी हर साल, एजीएम जिसको कहते हैं। एजीएम में सारे शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, वोटिंग होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10 12 15 लोग होते हैं जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने आप को वोट दे के बीओडी का पार्ट बनते हैं। दे आर द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ द कंपनी, और जो बड़े डिसीजंस हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ले रहा होता है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप इस तरह समझ लें कि जिस तरह गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अब जितने भी लोग हैं उनको वोट दे के, चले आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तो हम बात नहीं करते, लेकिन चले थ्योरेटिकली स्पीकिंग हमने इनको वोट दिए हैं और ये अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीओडी की तरह और डिसीजंस लेंगे 5 साल तक, थ्योरेटिकली 5 साल तक। और इसी तरह यहाँ पे कंपनीज के केस में सारे शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है, वो वोटिंग करते हैं, वन शेयर इज वन वोट, बीओडी आ जाता है। जो 10 12 लोग होते हैं वो गवर्नमेंट की तरह होते हैं, सारे डिसीजंस वही कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का भी एक ही वोट है, जिस तरह हमारा एक वोट होता है, लेकिन सम हो चुके वो बीओडी का पार्ट है, आप उसको इस तरह समझ लें। सो दे आर एबल टू टेक डिसीजंस ऑन आवर बिहाफ। और गवर्नमेंट के केस में तो 5 साल के बाद थियोरेटिकली, और कंपनीज के केस में हर साल इस बीओडी को आना है दोबारा से एजीएम में और अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, और दोबारा से वोटिंग होनी है और दोबारा से इन्होंने सेलेक्ट होके अल्टीमेट डिसीजंस लेने होते हैं। तो जरा जो आप पूछ रहे थे कि बीओडी करता क्या है, तो बीओडी को आप गवर्नमेंट की तरह समझ लें कि डिसीजन सारे वही ले रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट थियोरेटिकली हमारी बिहाफ पे डिसीजंस ले रही है। Sir, Yes, Zara. I have a question regarding the shareholders. Yes, yes. When you mean free float of 35%, do they give like 35% to every person every month? I just don't get the concept. अच्छा, okay, When you buy shares on the market, Okay. how do you profit from that? ओके ओके। अच्छा, अब इसमें फर्दर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, फिर मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब चूंकि इस क्वेश्चन के लिए फिर मुझे थोड़ा सा एएस को, कंपनी फॉर्मेशन की आप बात कर रहे हैं, तो कंपनी फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब कंपनीज फॉर्म की जाती हैं तो उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी होती है, एंड देयर आर 3 लीगल फॉर्मेलिटीज जो आमतौर पे फुलफिल की जाती हैं। नंबर 1 थिंग, जो जो कंपनी फॉर्म करने वाले हैं वो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। ये गवर्नमेंट को सबमिट की जाती है और जब गवर्नमेंट इनको अप्रूव कर देती है तो कंपनी फॉर्म हो जाती है, फिर सीओआई उनको मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, विच इज द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। इस मेमोरेंडम में देयर आर 5 थिंग्स जो मेंशन की जाती हैं। उन 5 में से जो डी आप देख रहे हो, इट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल। देख रहे हैं, ये ऑथराइज्ड कैपिटल, जो भी अमाउंट इन्होंने लिखी होगी वो अमाउंट फिर अल्टीमेटली शो होती है इस फॉर्म में। दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ फौजी सीमेंट। मैं उस पर आता हूं। जरा, डू यू गेट दिस? Yes. तो वहां पे जो ऑथराइजेशन इन्होंने ली थी वो ऑथराइजेशन हमें यहां पे नजर आ रही है। अब हुआ ये कि उन्होंने ऑथराइजेशन तो इतनी ले ली थी, but they issued only 35%. So remaining 65% are still unissued. They can issue those shares in future. Now, what happens is when they issue these shares, people buy those shares, and whoever is buying those shares becomes the owner of the company, the shareholder. And then these shareholders generally go in the stock market, and this is what has happened today. So many people bought and sold this share. How many shares were bought and sold? Around 12 million shares were bought and sold today. So ये हमें बता रहा है
the price and everything is you can see. اور اگر آپ past trend بھی دیکھنا چاہتے ہیں you can even see it 5 years down the road کہ 5 years میں ان کا یہ پلس مائنس ہوا ہے. مائنس میں تو مائنس کا مطلب نیچے جو آیا سیل پرچیز ہو رہی ہے مگر پچھلے دنوں اس کی پرائس واز کوائٹ لو اراؤنڈ 10 روپیز کچھ تھی 10 روپیز کچھ تھی. کب کی بات ہم کہہ رہے ہیں ابھی few months back. اب جو ہے وہ 20 پلس ہے. اب ہوتا یہ کہ جو بھی شیئر ہولڈرز ہیں دے بائی اینڈ سیل دیز شیئرز. میجورٹی جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آف کورس کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جس طرح ویجیٹیبل مارکیٹ میں جانا لازمی نہیں ہے ٹو بائی ویجیٹیبل, یو کین بائی اٹ ادروائز. اسی طرح بہت سے جو میجورٹی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں دے ڈونٹ گو دیئر. میجورٹی شیئر ہولڈر میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس سبسٹینشیل شیئرز ہوتے ہیں دیر آر فیو پیپل. جیسے اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 10-12 پیپل ہوں گے ان کے پاس میجورٹی اس 35 کا جو کہ دس از 35%, اس کا میجورٹی شیئر ہولڈنگ کچھ لوگوں کے پاس ہوگی. اور مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہم جیسے ہوتے ہیں, میرے پاس بھی شاید 4-5 ہزار شیئرز پڑے ہوں گے اس کے, تو ہم تو مائنورٹی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ان کے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے 5,000 ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. الٹیمیٹلی جو میجورٹی شیئر ہولڈرز وہاں پہ ہیں جن کے پاس ملینز میں ہوں گے شیئرز, they will become the board of directors. So they don't even need to convince us کہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا. یہ میں آپ کو پریکٹیکل اب آپ کو بات بتا رہا ہوں. تھیوریٹیکلی تو یس دے present their case, اور جس طرح ہمارے ہاں کیمپین ہوتی ہے الیکشن سے پہلے, تو اسی طرح کی کیمپین تھیوریٹیکلی وہاں پہ بھی ہوتی ہے, ہونی چاہیے. بٹ ان فیکٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے. اچھا زارا تھوڑا سا میں دوبارہ اس کو فردر اور فردر کلیئر کر دوں. سو دس واز دی آتھرائزیشن جو اپروول لی تھی, اور اتنے شیئرز انہوں نے ایشو کیے. اب میرے پاس سپوز 5,000 شیئرز ہیں. یہ 35% تو صرف یہ بتا رہا ہے کہ ٹوٹل جو آتھرائزیشن ہے اس کا کتنا پرسنٹ آپ ایشو کر چکے ہیں. کچھ کمپنیز تو پیک ہو جاتی ہیں. لیٹ می سی کہ اگر میں وہ بعد میں بتاتا ہوں پیک کمپنیز کو. پھر یہ آتا ہے کہ ہر سال ان کی جو رپورٹس ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں جاتی ہیں تاکہ لوگ اس کو اسٹڈی کر سکیں کہ فائنینشلی انہوں نے کیسا پرفارم کیا ہے. اب 2023 میں انہوں نے 3.16 روپیز پر شیئر ارن کیا تھا. اب جب اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے تو تھیوریٹیکلی بتایا جاتا ہے کہ دس واز دی ارننگ. اب بتائیے کہ اس میں سے کتنا آپ کو ڈیویڈنڈ دینا ہے. سپوز ڈیسیجن ہوتا ہے کہ یار اس میں سے 3 روپیز پر شیئر آپ ڈیویڈنڈ دے دیں, 3 روپیز پر شیئر اس میں سے ڈیویڈنڈ دے دیں. تو اگر میرے پاس 5,000 شیئرز ہیں تو مجھے 15,000 روپیز ڈیویڈنڈ میرے بینک میں ٹرانسفر کر دیں گے. جب یہ ڈیسیجن ہو جائے گا اینول جنرل میٹنگ میں, تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میرے بینک میں وہ 15,000 روپے ٹرانسفر کر دیں گے. منتھلی نہیں ہوتا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سال کے سال جب رپورٹ آتی ہے, دس از 23, اس کی جب رپورٹ آئی ہوگی اس کے بعد اے جی ایم ہوئی ہوگی, پھر ڈیسیجن ہوتا ہے. کیا ڈیسیجن لیا چلیں آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا. انہوں نے آخری جو کچھ پیمنٹ کی تھی وہ بونس شیئرز دیے تھے, ڈیویڈنڈ نہیں دیا تھا انہوں نے. یہ بونس شیئرز انہوں نے دیے تھے 2022 میں. تو باقی پروفٹ کدھر گیا؟ 2022 میں تو ان کو پروفٹ ہوا تھا, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کا پروفٹ تھا. یہ انہوں نے ری انویسٹ کر دیا, کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے. ڈیویڈنڈ واز ناٹ پیڈ. اس پروفٹ کا 3.26 پر شیئر سارے کا سارا انہوں نے ری انویسٹ کر دیا تھا. پھر 2021 میں بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ری انویسٹڈ ہے, 2020 میں بھی ری انویسٹڈ ہے, اور 2019 میں جا کے انہوں نے 7.5%. اچھا 7.5% کا مطلب یہ ہے 0.75 روپیز. پاکستان میں یہ جو شیئرز جب بھی ایشو ہوتے ہیں 10 روپیز اس کی ویلیو ہوتی ہے, اس کی پرسنٹیج وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنا ڈیویڈنڈ دینا ہے. سو اس طرح کر کے ڈیویڈنڈ ملتا ہے, اور پھر ری انویسٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کا بھی ڈیسیجن ہوتا ہے. جی بتائیے. جی جی ابھی وہ تو آپ اتنے کا کریں گے. دیکھیے پرچیز تو اوریجنلی آپ نے 10 ہاں وہ تو مارکیٹ ہے. جب مرضی آپ پرچیز کریں, جب مرضی آپ سیل کریں. نہیں دیکھیں سیل پرچیز تو جب ہو رہی ہوتی ہے, میں اس پہ ابھی آتا ہوں.
मगर मैं एक चीज आपको दिखा दूं, इन्होंने 75% इशू किया हुआ है। इन्होंने ये ऑथराइजेशन दी थी, दैट मीन्स कि इनके पास 25% और रह गए। कौन सी कंपनी? वर्ल्ड टेल, वर्ल्टर? वर्ल्ड टेल, या इसको वर्ल्ड टेली भी कहते हैं, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम भी कहते हैं, पूरा नाम। मैं वो देखना चाह रहा था कि किसी का कोई 100% बुक्ड हो, जो ऑलमोस्ट 100% पे हो, जिन्होंने शेयर इशू किए हो। अभी मेरे माइंड में नहीं है कि ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो पैक चल रही होगी, जिनके पास, हाँ एक कंपनी है, सर टोटल कंपनी बंद हो गई। एक कंपनी है परवेज अहमद सिक्योरिटीज कंसल्टेंसी। इसमें भी मैंने कुछ बाय किए हुए शेयर्स, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया है कि ये 99% मेरा ख्याल है और इशू कर चुके हैं। हाँ देखिए ना, ये 99 पॉइंट ऑलमोस्ट 100% दे हैव इशूड। इन्होंने ऑथराइजेशन गवर्नमेंट से इतनी ली थी और तकरीबन उतने ही शेयर्स दे हैव ऑलरेडी इशूड। अब हमाद वाज आस्किंग कि अगर ये और इशू करना चाहें, बिल्कुल किए जा सकते हैं, इस कंडीशन में नहीं किए जा सकते। उनको वो लीगल फॉर्मेलिटीज दोबारा से फुलफिल करनी पड़ेगी जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। सॉरी, यहाँ पे ऑथराइजेशन मेमोरेंडम दोबारा से देना पड़ेगा, आर्टिकल दोबारा से देना पड़ेगा, और फिर अपनी ऑथराइजेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, देन दे कैन इशू मोर शेयर्स। अदरवाइज वो नहीं शेयर इशू कर सकते। और ये कंपनी तो वैसे ही डिफॉल्ट पे है, तो इनका तो लग नहीं रहा कि ये और ये डिफॉल्टर है। नहीं, मेरे पास अभी भी पड़े हुए इनके शेयर्स। मैंने वो आई थिंक 1 रुपी 50 पैसा के हिसाब से लिए थे। पिछले दिनों ये गया था 2+ पे, लेकिन मैंने नहीं सेल किया। आई वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड, ऑल्दो ये डिफॉल्टेड है कंपनी। ये देखिए, पिछले दिनों गया था 2+ पे, तो इस वक्त अगर सेल कर दे तो फिर भी प्रॉफिट हो जाना था, बट समहाउ आई एम रिलक्टेंट। चलिए, ये तो खैर पर्सनल बात है, ये तो फिर पर्सनल बात है। जी जी, नहीं ट्रेडिंग अभी टाइम हमारे पास गैप कम होगा। जी ज़ारा, इज इट ऑल क्लियर? Yes, sir. ओके, सो लेट्स कम बैक। होगी बातें लेटर ऑन इंशाल्लाह। So this is what the hierarchical structure is. इसका नाम ही hierarchical structure है because there are levels of authority या hierarchy levels होते हैं। अच्छा, अब hierarchical structure में by the way ये एक जोक जो है, मीम इसको कह दें, इसका मकसद ये बताने का कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए, इट शुड बी सिंपलर। एनीवे, अगर हम फ्लो ऑफ अथॉरिटी को यहाँ पे स्टडी करें तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फ्लो ऑफ अथॉरिटी इज वन वे, और उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड या टॉप डाउन फ्लो ऑफ अथॉरिटी। ऊपर बॉसेस सारे डिसीजंस लेते हैं और वो नीचे कम्युनिकेट किए जाते हैं। Of course, not everything should be done by the king. Delegate करना तो must है। अब इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जिसमें अब लाइन ऑफ अथॉरिटी और टॉप डाउन अप्रोच, उसमें कंट्रोल्स को स्पेशली अगर हम सामने रखें कि कंट्रोल एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड, बिकॉज नीचे उनको लिबर्टी ज्यादा नहीं होती है कि वो अपने डिसीजंस लें, और सबको क्लियरली पता होता है कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिस तरह अभी वो मीम के अंदर भी देख रहे थे, वो बता रहा था उसको कि तुम यहाँ पे स्टैंड करते हो। वो तो खैर जोक है, लेकिन जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय हायर किया जाता है, उसको क्लियरली या तो बताया जाता है या वो खुद ही प्रूव कर रहा होता है कि वेयर डू आई स्टैंड इन ऑल दिस। और इसमें मिसकम्युनिकेशन का चांस बहुत कम है, और प्लानिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। डिसएडवांटेजेस को भी हम क्विकली देखें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट बहुत कम होता है, और स्लोअर डिसीजन मेकिंग होती है, लैक ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी होती है। फ्यू सेकंड्स वर लेफ्ट
تو میں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ یو شوڈ سی دا ہول سلائڈ اینڈ فرام ہیئر انشاءاللہ ول کنٹینیو ٹمارو.